बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यू समझने जा रहे हैं उसको मुकम्मल स्टडी करने के बाद। तो 13.1 देखें, विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर मोस्ट गैसेस टू बिहेव नियरली आइडियली। देखें आपने एक लफ्ज़ सुना है आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस। तो कहता है कि कोई गैस आइडियल के नियर यानी करीब करीब कब बिहेव करेगी। मैं आपको पहले आइडियल गैस का बता देता हूँ क्या होती है। देखिए बेटा, एक गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान की अगर अट्रैक्शन देखी जाए, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अगर आइडियल गैस को देखा जाए ना, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती। पॉइंट टू नोट, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती। तो अगर कोई गैस आइडियली बिहेव या आइडियल के करीब करीब बिहेव करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मॉलिक्यूल के दरमियान की अट्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। सो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बात को समझिएगा, अगर मैं किसी गैस का हाई टेम्परेचर कर दूँ ना, यानी उसका टेम्परेचर हाई कर दूँ, तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लिहाजा ये दूर दूर या ज़्यादा मूव करना शुरू कर देंगे, करीब आने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो ऐसे रैंडमली तेज़ी से मूव करेंगे और उनके करीब आने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो फिर अट्रैक्शन भी कम से कम होती जाएंगी। एंड लो प्रेशर का भी सेम केस है। तो बहरहाल हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर करने से गैसेस के दरमियान की अट्रैक्शन कम होती चली जाती हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल की तरफ जाती हैं। जी तो बेटा MCQs 2 समझते हैं। कहता है VRMS, यानी RMS होता है रूट मीन स्क्वायर, V यानी वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, 300 है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिड्यूस टू हाफ, यानी जो उसका पहला टेम्परेचर था आप उसको कम करके हाफ कर दें, एंड मॉलिक्यूलर वेट या मैस डबल कर दें, ठीक है, मैस या वेट डबल कर दें, तो फिर VRMS यानी स्पीड कितनी हो जाएगी। जी तो बेटा ये सारा डाटा मैंने लिखा है, मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए जो आपके पास 300 मीटर पर सेकंड की वैल्यू है ना, आप इसको V1 कह दें, यानी वो पहली वेलोसिटी है जो आपको दी गई है, और V2 आपसे पूछा गया है कि कितनी हो जाएगी, यानी बाद में कितनी हो जाएगी। तो पहली वाली चीज़ को मैंने V1 कह दिया और बाद वाली को V2 कह दिया। अब ओरिजिनल टेम्परेचर जो भी है हमें नहीं ना पता, हम उसको T1 कह देते हैं, और जो बाद वाला टेम्परेचर है ना उसने कहा कि रिड्यूस टू हाफ, लिहाजा मैंने ओरिजिनल का डिवाइड कर दिया 2 के साथ, यानी उसको हाफ मैंने कर दिया। अब बेटा एक उसका ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट होगा जो कि ज़ाहिर है न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया, तो वो M1 है, मॉलिक्यूलर वेट M1 है ओरिजिनल वाला। लेकिन बाद वाला जो है उसको मैंने M2 बोला और उसने बोला था कि वो ओरिजिनल वेट का क्या हो गया, डबल हो गया, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दी। तो ये सारे MCQs को देखते हुए न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उसकी मैंने डाटा या स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया। अब मेरे पास जो वेलोसिटी का एक रिलेशन है ना, जो कि आपने ज़ुबानी याद करना है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो ये वेलोसिटी होती है। अब मैं इस फार्मूले के 2 बार लिखता हूँ, एक बार वेलोसिटी 1 के केस में, एक फिर आ जाएगा टेम्परेचर 1 और फिर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट का 1, यानी ये सारा 1 केस है जब हमने कोई चेंज नहीं किया। और बाद का हो जाएगा V2 कर दें, जब आपने निकालनी है ना वेलोसिटी कितनी होगी, उसका नाम V2 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T2 टेम्परेचर ओवर M2 मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, तो बेटा मैं यहाँ पे V2 को आगे सॉल्व करता हूँ, इसको चले हम बॉक्स कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी। V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T2। बच्चे T2 की वैल्यू यहाँ पे देखें कितनी है, T2 की वैल्यू है T1/2, तो ये T1/2 आ गया T2 की जगह, डिवाइडेड बाय यहाँ पे M2 है, फार्मूले में यहाँ पे M2 है, और M2 की वैल्यू मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 2M1 की वैल्यू के बराबर है। सो 2M1 की वैल्यू के बराबर। अब मैथ में आप एक चीज़ पढ़ते हो कि अगर T1 के नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो बच्चे इसको नीचे ले आओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। सो अब मेरे पास ये बन जाएगा V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T1 ऊपर और नीचे 2 आके इस 2 पहले पड़े हुए 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा और साथ में M1 है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ, ये है V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, थोड़ा अंडर रूट बड़ा बनाते हैं, अंडर रूट T1 है, ठीक है,
उसके नीचे m1 है ये वाला, और उसके नीचे जो 4 है ना, उसको बटे के नीचे 4 है, उसके ऊपर 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 अगर मल्टीप्लाई होगा भी तो कोई फ़र्क नहीं करेगा। अब आप ये जो अंडर रूट है इसको अलग कर लेते हैं, तो v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1/4, ठीक हो गया, और साथ में अंडर रूट t1 ओवर m1, ठीक है। अब बेटा देखें, जो t1 ओवर m1 अंडर रूट है, तो t1 ओवर m1 अंडर रूट, तो ये तो बेटा v1 के बराबर है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जगह v1 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1/4, और इस सब की जगह मैं v1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 का तो 1 ही रहता है, और नीचे वाले इस 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और v1 की वैल्यू शुरू में मेरे पास 300 गिवन थी। अब 300 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 150, तो बेटा v2 की वैल्यू 150 ms माइनस 1 आ गई। आई नो जो प्रोसीजर है थोड़ा लेंथी है, लेकिन इससे बेस्ट जो है वो कोई नहीं हो सकता, यानी अपरटा लगाने से तो बेहतर ही है जी। तो बेटा आप ऑप्शन बी यानी 150 मीटर पर सेकंड को ठीक कर देंगे जी। तो बच्चे मूव टू द MCQs नंबर 3, कहता है द RMS स्पीड यानी v की वैल्यू है ऑफ द गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ v। तो अब मैं यहाँ पे ना ये लिखता हूँ, ये जो स्पीड है ना ये अभी पहली स्पीड है, तो बेटा मैं v1 कह देता हूँ इसको, और ये किसके इक्वल है, ये v के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे पीछे जाके लिख देता हूँ कि मेरे पास v1 यानी अभी पहली स्पीड है और वो v है, पता नहीं कितनी है लेकिन उसका नाम v है, और वो किस टेम्परेचर पे है, 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो बेटा इसको T1 बोला जाएगा, और ये है 27 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे आपको पता है ना कि सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं होता टेम्परेचर का, तो केल्विन होता है। केल्विन में जाने के लिए मैं खुद से 273 ऐड कर देता हूँ, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 300 केल्विन। तो ये T1 टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन। अब आगे समझें, कहता है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ रेज टू 27 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर 2 कहलाएगा, तो RMS स्पीड कितनी बन जाएगी जी। तो मुझे RMS स्पीड यानी दूसरी स्पीड v2 निकालनी है, v1 मेरे पास गिवन है v है, v2 निकालनी, और साथ में T2 टेम्परेचर कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब जाहिर है इसको भी केल्विन में लेके जाने के लिए 273 का फैक्टर ऐड कर देंगे, तो बेटा ये 600 केल्विन बन जाएगा जी। तो बच्चे अब एक रिलेशन को समझना है कि जो v स्पीड होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के होती है। देखें रिलेशन आप याद कर लें, उसके बाद जो है वो MCQs न्यूमेरिकल टाइप ये आसान हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस रिलेशन को यूज़ करते हुए कि v2 जो होगा, अगर मैं v को v2 कर दूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट T2 के, ऐसे ही है ना, और फिर अगर v1 लिख दूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट T1 के, यानी अगर वेलोसिटी को v1 कर दिया जाए तो टेम्परेचर T1 हो जाएगा, वेलोसिटी v2 कर दी जाए तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर मैं बोथ साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो बिल्कुल जवाब या बिल्कुल प्रोसीजर ठीक होता है। तो अब ये बन जाएगा, ऊपर है v2, नीचे है v1, तो बेटा v1 की वैल्यू किसके बराबर है, v के ही बराबर है, तो मैं नीचे वाले v1 को v लिख देता हूँ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको कॉमनली लिख देते हैं, और ऊपर है अंडर रूट T2 जो कि कितना है, T2 की वैल्यू है 600, तो 600 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय अंडर रूट T1 है, और T1 की वैल्यू 300 है, सो मैंने 300 लिख दिया। अब आपको पता है कि ये v जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बच जाएगा v2 इस साइड पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और ये v इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर आप एक अंडर रूट कर लें, ऊपर 600 है और डिवाइडेड बाय 300 नीचे है। अब थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, 300 वन टाइम होता है और 300 टू टाइम होता है 600, तो ये बन जाएगा v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और साथ में अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो बच्चे यही आपका फाइनल आंसर है v अंडर रूट 2, ठीक हो गया। और आप सी ऑप्शन देखें तो ये लिखा है v और ये अंडर रूट 2 लिखा है, ये अंडर रूट का साइन या सिंबल होता है जी। तो बच्चे मूव करते हैं MCQs 4 के ऊपर। कहता है कि आपने रेशो बतानी है,
किस किस के दरमियान, आरएमएस वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की रेशो बतानी है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखिए पहले ऑक्सीजन है और बाद में हाइड्रोजन है, एट इक्वल टेम्परेचर, बराबर टेम्परेचर है, इन टेम्परेचर का कोई असर नहीं है, और वो रेशो क्या होगी। तो आपने बेसिकली इस एमसीक्यूज़ में एक रेशो बतानी है। पहले कौन है, वेलोसिटी ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की वेलोसिटी रेशो हाइड्रोजन की वेलोसिटी, ये किसके इक्वल आती है, ये आपने हमें बताना है। जी बच्चे, मैं आपको इसका रिलेशन बता रहा हूँ। देखें जो वेलोसिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/√, मॉलिक्यूलर मास यानी m, ठीक है। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैं अगर ऑक्सीजन की वेलोसिटी का रिलेशन लिखता हूँ ना, तो वो क्या बनेगा, √1 मॉलिक्यूलर मास m ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की वेलोसिटी का रिलेशन क्या बनेगा, √1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप देखें ये सारी जो अंडर रूट की वैल्यू है ये डिवाइड हो रही, अगर ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई करवाएं ना तो ये उलट जाएगी। कुछ इस तरह मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर है हमारे पास √1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये नीचे वाली अगर मैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो अंडर रूट ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ये नीचे, यानी ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बच जाएगा और बटे के नीचे 1 बच जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है जब आप ऊपर लेकर जाते हो। नाउ अब ये एक अंडर रूट है, ये एक अंडर रूट है, आप इसको कॉमन कर लेंगे और ये चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 से मल्टीप्लाई होगी, सो ये रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन सेम टू सेम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। जी तो बेटा अब अंडर रूट के नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो हाइड्रोजन है वो 2 होता है, ठीक है, क्योंकि H2 है ना, तो हाइड्रोजन एक का मास होता है 1 और हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 ही आता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा O2 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 हैं तो मल्टीप्लाई 2 करवाएं तो ये होता है 32। तो अब ये 32 आ गया, ठीक है। अब थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, ये 2 1 2 होता है और 2 16 टाइम होता है 32, तो ये बच जाएगा √1/16। अब अंडर रूट को ख़त्म करने की बारी है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय 16 का अंडर रूट आपको पता है 4 होता है, तो 1/4 आपकी रेशो यानी आपका आंसर आ गया। जी तो बेटे आप बी ऑप्शन 1:4 ये टिक कर देंगे। ओके जी, मूव टू द MCQs 5। कहता है इन अ क्लोज्ड रूम, एक बंद कमरे के अंदर, देयर इज़ अ गैस विद प्रेशर 3.2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर है। और अगर गैस की डेंसिटी 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है ना, यानी ये 6 जो है वो डेंसिटी है, तो आपने स्पीड निकालनी है या इफ़ेक्टिव स्पीड मालूम करनी है। जी तो बेटा पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। ऐसा करता हूँ मैं वीडियो को पॉज करके लिखता हूँ ताकि थोड़ा स्पीड से लिख लूँ। जी तो बेटे मैंने यहाँ पर प्रेशर की वो वैल्यू लिख ली जो सवाल में गिवन है, और ये रो होता है जो डेंसिटी को बोलते हैं, तो डेंसिटी की वैल्यू लिख ली। फार्मूला आपको देखें ज़ुबानी याद करना पड़ेगा, ये चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि प्रेशर इक्वल टू 1/3 होता है इनटू रो यानी डेंसिटी और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो देखें इस न्यूमेरिकल में आपको ये v यानी स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है ना, तो सबसे पहले इस 3 को जो कि डिवाइड हो रहा है इधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रेशर P के साथ ये 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल की तरफ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका कोई असर नहीं होता, तो पीछे रो है और v का स्क्वायर है। अब आपने ये जो रो है ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड कर जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 × प्रेशर डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी इक्वल टू v का स्क्वायर। अब जाहिर है आपने वेलोसिटी निकालनी है ना कि उसका स्क्वायर, तो आप दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, ये अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ वेलोसिटी v बच जाएगी। और इस तरफ है √3 प्रेशर ओवर रो यानी डेंसिटी। अब वैल्यूज़ पुट करने की बारी है। 3 × प्रेशर की वैल्यू, ये P की वैल्यू ऊपर दी गई है जो कि 3.2 × 10⁵ है, ठीक है, ये प्रेशर की वैल्यू, डिवाइडेड बाय ये जो रो यानी डेंसिटी की वैल्यू है वो भी यहाँ पे दी गई है जो कि 6 है, और इस सब के ऊपर हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट भी तो मौजूद है।
जी बेटा, अगर मैं 3 को 3.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उस आंसर को 6 पर डिवाइड करता हूँ ना, तो मेरे पास जवाब आता है यहाँ पर 1.6, ठीक है। और साथ में 10 की पावर 5 भी तो है, तो 10 की पावर 5 भी है, और उसके ऊपर अभी अंडर रूट भी मुझे लेना है। और जब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों वैल्यू को, एंड देन उसके ऊपर अंडर रूट किया, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 400। चूँकि ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट रहने वाला है। जी तो बेटे, आप ऑप्शन नंबर ए यानी 400 मीटर पर सेकंड को ठीक कर देंगे। अब मूव करते हैं MCQ 6 के ऊपर। कहता है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी की कौन सी स्टेटमेंट नहीं थी? तो ऑप्शन डी देखें, मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फीयर अंडरगोइंग इन इलास्टिक कोलिजन। ये बात गलत थी। हमने बोला था कि वो मॉलिक्यूल इलास्टिक कोलिजन करते हैं। मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो उनकी कोलिजन इलास्टिक नेचर की होती है, जबकि यहाँ पर इन इलास्टिक है, तो जाहिर है ये गलत है। जी बच्चे, आगे मूव करते हैं MCQ 7 के ऊपर। विच स्टेटमेंट एंश्योर, कौन सी स्टेटमेंट ये बताती है कि एक स्टार रिमेन स्टेबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो हमने वहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इससे क्या होता था कि एक स्टार के सेंटर की तरफ लगने वाली ग्रेविटी और वो स्टार्स किनारों की तरफ लगाने वाला प्रेशर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और एक स्टार स्टेबिलिटी के साथ रह लेता है। जी तो बच्चे, MCQs लास्ट पे चले जाएं, 8वां MCQs। व्हाट हैपन्स टू अ स्टार, एक स्टार को क्या होता है व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही होती है वो ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी देखें, स्टार कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जब अंदर स्टार को अंदर की तरफ फोर्स से दबाया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो करेगा, और साथ ही उसका जो कोर का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा।